Hello students, welcome to social science class. So we have completed first chapter of geography. हमने इसका first chapter complete कर लिया है. Now we will do exercise of this chapter, that is environment की हम exercise करेंगे, question answer करेंगे और इसको with the help of map we will understand all the questions and answers. जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैप की हम हेल्प लेंगे, ओके, डायग्राम्स की हेल्प लेंगे. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? सो इकोसिस्टम एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा सिस्टम है इन विच ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स, जो भी एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, दे इंटरेक्ट बिटवीन देम एंड दे आल्सो इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के साथ, उनकी सराउंडिंग के साथ वे इंटरेक्ट करते हैं. तो इस इंटरेक्शन से जो रिलेशन बनता है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. उनकी डिफरेंट ज़रूरतें होती हैं. सो इन ज़रूरतों के लिए अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं और ये एनिमल्स, प्लांट्स, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो इनके इंटरेक्शन से जो रिलेशन बनता है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. नेचर में सभी लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और साथ ही साथ ये अपने एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, उनसे अफेक्टेड होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस रिलेशन, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. सो इन दिस पिक्चर you can see, we know that all the plants, all the green plants, these are called producers. ये producer होते हैं because they prepare food. ये अपना food तैयार करते हैं with the help of sunlight. sunlight की help से अपना ये food prepare करते हैं. जो भी sunlight होती है, ये जो sun से निकलती है, this falls on trees or plants and the green plants produces food. Okay, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें इस फोटोसिंथेसिस से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जो भी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हियर यू कैन सी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. यू कैन सी हियर, दिस इज ऑक्सीजन. सो इस तरीके से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जब ये फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो भी एनिमल्स हु डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या उनके पार्ट्स को खाते हैं, ये इनसे अपना खाना खाते हैं. ओके, लाइक दिस यू कैन सी इन दिस डायग्राम. और इनसे बड़े जो एनिमल्स होते हैं, जो इन एनिमल पे डिपेंड करते हैं, जो इन एनिमल्स को खाते हैं, दे डिपेंड ऑन दीज एनिमल्स. सो द एनिमल्स who depend on plants, these are called primary consumer, and the other animal who depend on primary consumer, these are called secondary consumer. Okay, so इस तरीके से हम देखते हैं कि plants और animal एक दूसरे पे dependent हैं. Here you can see carbon dioxide and oxygen. Okay, and यहाँ आप देख सकते हैं कि food के लिए dependent हैं और फिर कुछ animals अपने shelter के लिए भी dependent होते हैं. ये प्लांट्स में या उनके आसपास अपना शेल्टर बनाते हैं. फॉरेस्ट में शेल्टर होता है वाइल्ड एनिमल्स का. एंड हियर यू कैन आल्सो सी डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. ओके, सो ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर, ऑन वाटर. वाटर पे ही डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं. ओके, लैंड पे डिपेंड करते हैं. सो land is called lithosphere, water hydrosphere, air this is called atmosphere. So we see कि सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे पे
कई वजह से, मतलब नॉट सिर्फ इन वी कैन से वन मैनर, दे आर डिपेंडेंट इन मैनी वेज. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. एक दूसरे पे अपना प्रभाव भी डालते हैं. एनवायरमेंट एनिमल्स पे भी इफेक्ट डालता है और एनिमल्स भी एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट डालते हैं. जिस तरीके से अगर एक एग्जाम्पल लें, इस समय जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ने एनवायरमेंट पे इतना इफेक्ट डाला है कि वी कैन से कि एनवायरमेंट को काफी हद तक पल्यूट कर दिया है, पॉल्यूशन कर दिया है. ओके, व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन जो भी नेचर का जो बैलेंस होता है, जो बैलेंस स्टेट में जो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मात्रा है, उसकी कम या ज्यादा मात्रा अगर होती है, दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी अगर क्वांटिटी ज्यादा हो रही है जो होनी चाहिए उससे, इट विल बी कॉल्ड पॉल्यूशन. ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो रही है, इट ऑल्सो बी पॉल्यूशन. ओके, वाटर अगर गंदा हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूशन. एयर अगर ये इम्प्योर हो रही है, डिफरेंट अनवांटेड गैसेस इसमें मिल रही हैं, दिस विल बी कॉल्ड पॉल्यूशन. डिफरेंट तरीके के स्मोक्स इसमें मिलते हैं. ओके, सो वी सी दैट इकोसिस्टम, in ecosystem different animals or plants, they are interdependent and they also depend on the environment. environment पे भी depend करते हैं. environment के different factors होते हैं, उनसे वे affect होते हैं और उनको influence भी करते हैं. so this is called ecosystem. so I think that you have understand what is ecosystem, and here you can also see another small example of ecosystem. Just 1 minute. Here, okay, this is a pond ecosystem. छोटा सा ecosystem है pond का, ये दिखाया गया है. This is a pond ecosystem. So we have discussed ecosystem. Now we'll move to next question. What do you mean by natural environment? Natural environment से आप क्या समझते हैं? Okay, so नेचुरल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है विच इज अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज से डिस्टर्ब नहीं हुआ होता है और इट इज प्रोड्यूस बाय इट्स ओन. ओके, नेचर के द्वारा ही वो एस्टेब्लिश किया हुआ होता है. सो वी कैन से दैट नेचुरल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट है जिसमें जो कि नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, नेचुरल तरीके से बना है, नेचुरल तरीके से बैलेंस है, उसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज नहीं है. दिस विल बी कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट. ओके, नेचुरल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है? हियर कम्स लैंड. लैंड आएगी इसमें. ओके, क्योंकि लैंड ये ह्यूमन ने नहीं बनाई है. ओके, वाटर आएगा, एयर आ जाएगी, डिफरेंट प्लांट्स आएंगे, डिफरेंट एनिमल्स आएंगे. ओके, सो दीज आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन. ह्यूमन ने क्या क्रिएट किया है? पोल्यूशन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड ऑल दीज नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल. दिस इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट. और नेचुरल एनवायरमेंट में दोनों ही फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं. बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स आर दोज हु आर मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट और एनिमल से बने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं. दीज आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स. ओके, और जो एबायोटिक होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, सो बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं. ओके, इसमें दोनों ही फैक्टर्स आ जाते हैं. नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट की मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? So as we have discussed in the chapter, there are three major components of the environment. Here you can see
नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें एयर, वाटर, लैंड और लिविंग बींग्स आते हैं, और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स जो कि ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, और तीसरा है ह्यूमन कंपोनेंट्स जिसमें कि ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन की सोसाइटीज आती हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ह्यूमन के रिलीजन आते हैं. यू कैन सी इन द बुक, आई विल शो यू बुक with the help of diagram. Here you can see these are three factors of environment. Okay, major components of environment. So we see here you can see three factors. First is natural factor. Okay, जो कि नेचर के द्वारा बनाया होता है, जिसमें लैंड होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. ओके, बायोस्फीयर में सारे एनिमल्स आ जाते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं. एटमॉस्फेयर में एयर आ जाती है, लिथोस्फीयर में पूरा लैंड आ जाता है, और इधर हाइड्रोस्फीयर इसमें वाटर आ जाता है. दिस इज बायोस्फीयर. ह्यूमन मेड में डिफरेंट बिल्डिंग्स आ जाएंगी, ब्रिजेस आ जाएंगी, जो भी ह्यूमंस ने बनाई हैं, लाइक डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाई हैं, ताजमहल, लाल किला, रेड फोर्ट, डिफरेंट फैक्ट्रीज बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं. ओके, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो भी चीज़ ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है. थर्ड में आता है ह्यूमन. ह्यूमन में एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, उसका रिलीजन हो सकता है. सो देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स. फर्स्ट natural, second human made, and third is human itself. Okay, so we have discussed this. Now we'll move to our next question. Next question is give 4 examples of human made environment. Human made environment के 4 examples देने हैं. Then you can give any examples like road, buildings, okay, dams, flyovers. So there are many examples. आप कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग, पार्क्स, इंडस्ट्रीज या ब्रिजेस ही लिखें. जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, रोड्स बनाई गई हैं, ओके, डिफरेंट टाइप्स की फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड. ओके, so you can give any example. Next question is what is lithosphere? Lithosphere क्या होता है? So lithosphere जो अर्थ की अपर सरफेस है, जो अर्थ की अपर सरफेस विच इज कॉल्ड क्रस्ट. सो क्रस्ट का वो पोर्शन जहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट एनिमल और प्लांट एक्टिविटीज जो होती हैं, जो अपर लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इसमें कुछ क्रस्ट का भी पोर्शन आता है और कुछ मेंटल का भी पोर्शन आता है. क्रस्ट और मेंटल ये हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम जानेंगे क्रस्ट और मेंटल क्या होता है. बट हियर द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. हम सभी लोग लिथोस्फीयर पे ही रहते हैं, जो लैंड है. सिंपल भाषा में इसको अगर समझें, देन वी कैन से दिस इज लैंड. ओके, बट टेक्निकली द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ओके, और लिथोस्फीयर किस किस से बनी होती है? रॉक्स से और मिनरल्स से. मिनरल्स की खुदाई करके निकाला जाता है, जो कि लैंड के अंदर जो लोकेटेड होते हैं, and it is a thin layer of soil. So this is lithosphere. Now next question is which are the 2 major components of the biotic environment? Biotic environment के 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो वी नो, जहां भी बायोटिक की बात आएगी यानी कि ये बात हो रही है लिविंग बींग्स की. और लिविंग बींग्स कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. So we know that 2 major components of biotic environment, plants and animal. जहाँ भी बायोटिक वाली बात आएगी, so वहाँ पे लिविंग बींग्स की ही बात होगी. और लिविंग बींग्स में प्लांट भी लिविंग बींग्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं. दोनों में ही लाइफ होती है.
नाउ वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? सो बायोस्फीयर जिस तरीके से डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, उसी तरीके से बायोस्फीयर है। बट बायो, जहां भी बायो आएगा वहां पर आप एक तरीके से समझिए कि लिविंग बींग्स की बात हो रही है, यानी कि वो स्फीयर, वो रीजन जहां पर लिविंग बींग्स होते हैं। लिविंग बींग्स में कौन कौन होते हैं? लिविंग बींग्स में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। सो ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स, दे कम अंडर बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग बींग्स होंगे जिनमें लाइफ होती है, दीज कम अंडर बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर में तीनों स्फीयर यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों का एक कॉमन एरिया होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ओके, सो बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड इज द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर ये इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड नहीं होगा, लिथोस्फीयर नहीं होगा, तो वहां पे एनिमल्स बेचारे, एनिमल्स या प्लांट कहाँ रहेंगे? ओके, अगर लैंड ही नहीं होगा, अगर लैंड नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर वाटर नहीं होगा देन देयर विल बी नो लाइफ। ओके, यू नो दैट 2/3 एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड एयर। अगर एयर नहीं होगी तो लाइफ भी सपोर्ट नहीं होगी। सो दिस इज द नैरो एरिया वेयर ऑल द थ्री, दैट लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लाइफ को सपोर्ट करना, दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ बायोस्फीयर। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना है। विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? ओके, ध्यान देना है, नहीं है, नॉट। यहां पे हमेशा ध्यान देना है, अगर नॉट आ जाता है तो आपको बहुत ही ध्यान से आंसर देना है। सो डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट तो नेचुरल कौन सा नहीं होगा? डेजर्ट ये नेचुरल होगा। ओके, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। ओके, फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है। एक्वेरियम ये ह्यूमन मेड है। आपने एक्वेरियम देखा होगा कि छोटा सा एक्वेरियम कहीं हॉस्पिटल में या फिर कहीं जहां आप जाते हैं एक्वेरियम रखा होता है। इस तरीके से कांच का एक बॉक्स टाइप में होता है एंड इट इज फिल्ड विद वाटर। इट इज फिल्ड विद वाटर और इसमें कुछ मछलियाँ होती हैं, सम फिशेज होती हैं, सम प्लांट्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्वेरियम। ओके, इट इज ह्यूमन मेड। नेक्स्ट इज सो आंसर फॉर दिस इज एक्वेरियम। ये दोनों गलत हैं और एक्वेरियम वाला सही है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट? इसमें भी नॉट है। ओके, यहां भी नॉट है। सो ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? रिलीजन ये ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट है। ओके, क्योंकि ह्यूमन की द्वारा धर्म को बनाया गया है, डिफरेंट उसने अपनी सुविधा के हिसाब से डिफरेंट रिलीजन्स बनाए हैं। कम्युनिटी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। बट लैंड इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमन। सो आंसर इज लैंड, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, नॉट। ओके, सो ये दोनों गलत हो जाएंगे एंड इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट? ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा है? सो क्या माउंटेन्स ह्यूमन ने बनाए हैं? नो, माउंटेन्स ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं। क्या सी ह्यूमन ने बनाई है? नो, ह्यूमन से पहले भी सी थी, सी और ओशन थे। ह्यूमन से पहले माउंटेन्स थे, लेकिन ह्यूमन से पहले रोड नहीं थे। रोड आर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन। सो आंसर इज रोड। नेक्स्ट इज विच इज अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है? थ्रेट यानी खतरा।
सो ग्रोइंग प्लांट्स आर नॉट थ्रेट टू एनवायरमेंट। प्लांट्स के ग्रो करने से एनवायरमेंट पे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि एनवायरमेंट को फायदा पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोइंग क्रॉप्स के उगाने से एनवायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इससे एनवायरमेंट और अच्छा होता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, यस, ज्यादा पॉपुलेशन होने से एनवायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा उनकी डिमांड होगी, उतना ज्यादा वो खाएंगे, उतना ज्यादा स्पेस घेरेंगे, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। सो व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, ओके, एंड सपोर्ट लाइफ, इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एयर की एक ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को पूरी तरीके से सराउंड करती है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, दिस इज डोमेन ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर में वाटर होता है। एंड नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का सारा एरिया, हमारी सारी सराउंडिंग्स, हमारे सारे नेबरहुड, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है नेबरहुड। सो आंसर ऑफ दिस इज आवर सराउंडिंग्स। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, मैन अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई करता है। ओके, क्यों करता है, कैसे करता है, हम देखेंगे। मैन जैसे जैसे ह्यूमन में इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता गया, उसकी बुद्धि का विकास होता गया, उसने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए, डिफरेंट उसने ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटीज को, अपनी जो उसकी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप्स से एनवायरनमेंट को यूज किया, उसको मैनिपुलेट किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई, ओके, अपने लिए घर बनाए, जंगलों को काटा, जंगलों को साफ किया, रोड्स बनाई, शहर बनाए, ओके। सो ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, डिफरेंट मिनरल्स को जमीन में से खोद के निकाला, पेट्रोलियम हुआ या फिर और भी मिनरल्स हुए। सो कई तरीके से उसने एनवायरनमेंट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया, ओके। पेड़ पौधों को काटा, जानवरों का शिकार किया। सो टू फुलफिल देयर नीड्स ह्यूमन मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? वी नो दैट कि जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन with the help of diagram we have understood. So कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये एनिमल्स लेते हैं, एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये प्लांट्स ले लेते हैं। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, ओके। और जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, डिफरेंट तरीके के प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको एनिमल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ फल खाते हैं। सो डिफरेंट तरीके से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं जब ये एनिमल्स खाते हैं, या फ्रूट्स जब एनिमल्स खाते हैं तब ये खा के इनको दूसरी जगह डाल देते हैं। सो जिससे क्या होता है कि एक प्लांट, इसके सीड्स दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और दूसरी जगह जाकर ये वहां पर उगाते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते, बट देयर सीड्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स दे मूव
and they grow on the distant places with the help of animals. Okay, so we have seen that plants release oxygen in the atmosphere, or which is inhaled by human and other animals. Okay, so in this way plants and animals, they depends on each other, एक दूसरे पे depend करते हैं. So we have finished this chapter, and you have to write down this exercise, the questions and answer in your notebook, and learn these question and answer. Okay, if you face any problem, if you face any doubt, you can clear your doubt in your doubt session. So thanks for watching video.